याद है। अब इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसमें डिपार्टमेंट टेबल से डाटा आएगा और इसमें डेजिग्नेशन। तो हमने उसके लिए क्या किया था, अब सर्च के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, व्यू डेटा टाइप। और व्यू डेटा में आप चाहे स्ट्रिंग स्टोर करो, चाहे एरे, चाहे ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। व्यू डेटा में डाटा स्टोर किया और इसको हमने व्यू में एक्सेस कर लिया। इसका स्कोप जो है एक्शन टू व्यू होता है। इसका स्कोप जो है आपका कितना होता है, एक्शन टू व्यू। ठीक, अब ये बता दिया था। फिर मैंने आपको बोला था कल कि व्यू डेटा का भी नेक्स्ट आ गया है व्यू बैग। तो व्यू डेटा और व्यू बैग में डिफरेंस क्या है कि व्यू बैग में आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यू बैग क्या करता है, आपका डायनामिक प्रॉपर्टीज बनाता है। कैसे? व्यू बैग डॉट इसकी जगह मैंने लिख दिया टेप लिस्ट। क्या लिखा? डिपार्टमेंट लिस्ट, टेप लिस्ट। और इसमें आपके क्या आने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट। ठीक, फिर व्यू बैग डॉट डीएसजी लिस्ट और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट डेजिग्नेशन डॉट टू लिस्ट। व्यू बैग क्या करता है, ये डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता है। ये जो डेप लिस्ट और डीएसजी लिस्ट कोई कीवर्ड थोड़ी है, ये आपके प्रॉपर्टी के नीड। एक ठीक, और यहां पे तो ये आपकी व्यू बैग पे F12 प्रेस करो और ये देखो ये क्या बनाता है, डायनामिक प्रॉपर्टी। आगे लिखा हुआ डायनामिक। ठीक, और इसलिए ये डायनामिक प्रॉपर्टी है, जैसा डाटा डालोगे वैसी टाइप ये बना लेगा। आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं। बनती नहीं है, लेकिन एक बनती नहीं आई सर। तो अब आप इसको वहां कैसे एक्सेस करोगे, इसके व्यू जहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ। ठीक, कैसे करते हो, फोटो व्यू और यहां पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ। ठीक, इसके लिए डिपार्ट और इसको भी कमेंट बना दिया। अब यहां यूज करेंगे व्यू बैग। बात वही है, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट कोड और यहां पे M डॉट डिपार्टमेंट आईडी। न्यू सेलेक्ट लिस्ट और व्यू बैग ये देखो डॉट टैप लिस्ट जो वेरिएबल है। पहली बात, यहां पे एज करके टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका देखो, क्योंकि ये डायनामिक प्रॉपर्टी बनाता है तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से बना लेगा जैसा डेटा होगा। आपको टाइप कास्ट की जरूरत नहीं। तो छोटा हो गया तो कॉमा ये डाटा वैल्यू फील्ड, कॉमा ये क्या है, डाटा टेक्स्ट फील्ड।
तो अब आपको पता चल गया व्यू डेटा नहीं यूज करना, हम सिर्फ यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट के क्लोज के बाद डिफॉल्ट वैल्यू, तो यहां पे आपने लिख दिया सिलेक्ट डिपार्टमेंट, और लास्ट में हम अप्लाई कर देंगे क्या, बूटस्ट्रैप, कॉमा। तो नई चीज याद रखनी, हाँ जी, यहां पे व्यू बैक सीखा, व्यू डेटा सीखा, एक अपसर्ट सीखे, ये नहीं, बाकी तो पुराना ही है सारा। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगा, न्यू, और यहां पे @ क्लास, और कौन सी क्लास यूज करते हैं, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म हाइफन कंट्रोल, तो ये आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गया, जहां हमने क्या किया, व्यू, अब उसके बाद डेजिग्नेशन के लिए नीचे आ जाओ, एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है नीचे, ऐसे उसको भी रिप्लेस करो, ठीक। तो यहीं पे आगे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कमेंट बना दिया, दोबारा से फिर देख, ठीक। क्या लिखोगे, @HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ये डेजिग्नेशन के लिए है, ला दी। सेलेक्ट लिस्ट, व्यू बैक डॉट, कौन सी, TSG लिस्ट, डेजिग्नेशन लिस्ट, कॉमा ID, कॉमा नेम, एक ID और नेम। और कॉमा, क्या लिखोगे, सेलेक्ट डेजिग्नेशन, लिखा पड़ेगा क्या, बस टाइप कास्ट नहीं करना, बाकी तो सब कुछ लिखना ही। और लास्ट में बूटस्ट्रैप, कॉमा, न्यू, कर्ली ब्रैकेट, @ क्लास, और क्या आएगा, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। डेटा पुराना है। अब इसका ये फायदा है, जैसे हमें डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के लिए ऊपर नेम स्पेस ऐड करना था, इसकी भी जरूरत नहीं है। जब इसमें टाइप कास्ट ही नहीं किया तो हमें वो भी जरूरत नहीं। एक तो इस तरह से ये एक तरीका और बता दिया। ये बात इस लाइन की थोड़ी प्रैक्टिस की है, इसको भी कमेंट करो। एक तो ये था
काम करने के कई तरीके आएंगे, जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे इससे भी एडवांस तरीके होंगे, और जब आप ये आते होंगे तो उसको सीखना हमारे लिए आसान हो। बस ये बात। अब आप इसे रन करो और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगनी चाहिए, और नीचे हम बटन लगा लेंगे सेव या अपडेट। पहले इतना ही टेस्ट कर लो एक बार, ये ठीक है, तो इस बार कोड पहले से कम होगा। अब ये क्रिएट का भी व्यू बन जाएगा और एडिट। अब यहां पे एम्प्लॉई पे क्लिक किया, ऐड न्यू एम्प्लॉई, बाकी तो सारा ठीक था। आगे बस चल रहा है ये। अब हम यहां बटन लगाएंगे, अगर क्रिएट है तो सेव का बटन आएगा, एडिट है तो अपडेट। तो उसके लिए आप क्या करो, बस यहीं पे एक और क्या लगाओ, टिप क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप, और यहां पे बटन लगाना है, तो इस बार ये लगाओ बटन टाइप सबमिट, और इसकी क्लास बीटीएन आइकन इन्फो पूरे इस पे आना चाहिए। तो क्या करोगे, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिख दो वेरिएबल का नाम जो ऊपर यूज किया था, सेव का या अपडेट। ऊपर टर्नरी ऑपरेटर वो भी याद रखना। अब ऐड न्यू एम्प्लॉय करोगे तो सेव आएगा, एडिट करोगे तो अपडेट आएगा, नहीं तो हमें दो व्यू बनाने पड़ते। उसके बाद तो ये पहले रन करके चेक करो, फिर वैलिडेशन भी काम करनी चाहिए। लगा तो हमने दिए वैलिडेशन मैसेज बोर्ड, उसके लिए नीचे बंडल ऐड करना है वैलिडेशन वाला। ज्यादा ही आ गया, इसको छोटा कर दो। यहाँ ना फॉर्म कंट्रोल रहने दे, ये आगे सिखाएंगे उसको उतना कैसे करना। मेरा जी अब हम चाहते हैं जैसे इस पे क्लिक करें, अगर आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ मैसेज आने, बटन तो आपका लग गया। फिर हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज तभी आएंगे, वैलिडेशन वाला बंडल। कौन सा बंडल है वैलिडेशन वाला, बोलो। ऐप स्टार्ट पे गए, बंडल कॉन्फ़िग और जे क्वेरी बैन। ये कैसा बंडल है जो आपका लेआउट पे ऐड नहीं। अगर हम इस बंडल को लेआउट पे ऐड कर दे जैसे बाकी हैं, तो फिर आपको वापस किसी और पेज पे ऐड करने की जरूरत नहीं। लेकिन वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें हर पेज पे नहीं चाहिए। होता क्या है, इसमें देखो बात ही है ना, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जिन फाइल के नेम के आगे क्या लिखा होगा, jQuery.validate। मान लो वो 5 फाइलें हैं, तो वो 5 फाइल हर बार लोड होगी, इंडेक्स के लिए भी लोड होगी, जिसमें हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वैलिडेशन वाला बंडल वहीं ऐड करो जहां आपको जरूरत। ये बंडल है। और लेआउट में हम कहां ऐड करते हैं, व्यूज के अंदर शेयर और लेआउट। मैंने बताया हुआ कि जितनी भी जेएस फाइल है नीचे ऐड करनी चाहिए, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है।
तो इन्होंने क्या किया हुआ, एक सेक्शन बना के दिया है, कहते हैं आप इस सेक्शन पे ऐड कर। अगर ये सेक्शन में नहीं बनाऊंगा ठीक, तो वो ऊपर कहीं पे भी ऐड कर सकता है। और कैसे, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, आप सर्ट में गए, अगर मैं यहां सीधा लिख देता हूं स्क्रिप्ट डॉट रेंडर, और यहां पे कौन सा वैलिडेशन वाला, तो बंडल कॉन्फ़िग में गए और ये है वो आपका बंडल। Start a render. अब मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो तो ये बंडल कहीं पे भी पेज में लोड हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं ये सबसे नीचे ही हो, तो सेक्शन स्क्रिप्ट ये उस सेक्शन का नेम है। हम बात कर रहे ये वाला, इस सेक्शन का नेम है स्क्रिप्ट ठीक, तो इसका मतलब इस जगह पे ये अप्लाई होना चाहिए, और ये वाला बंडल फिर इस सेक्शन के अंदर। जब तक बच्चे समझ ना आए ना, तो हर एक बार की प्रोसेस फॉलो करनी, तो समझ आ गया फिर आपकी मर्जी ठीक। अब ये वैलिडेशन के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट चलती है, और ये मैसेज क्लाइंट साइड पे, तो रूल यही कहता है कि 90% से ज्यादा वैलिडेशन के सारा काम क्लाइंट साइड पे होता है। सर्वर पे तो कुछ स्पेसिफिक काम होता है जो हमें करना हो। तो अभी आपका ये व्यू बन गया क्रिएट का भी और एडिट का। अब हम कोड लिखेंगे सेव और अपडेट, कि जब ये पेज सबमिट हो तो कहां जाएगा, अपसर्ट के व्यू, इस पे जाएगा अप, जिसका क्या बनाना पड़ेगा वो। ये देखोगे सेव पे क्लिक किया, देखो आगे मैसेज जहां जहां लगाया होगा जैसी वैलिडेशन, ये देखो रिक्वायर लगा होगा। जब तक वैलिड डेटा एंटर नहीं करोगे सर्वर पे नहीं। ये मैसेज कहां से आ रहे, मॉडल चेंज करने मैसेज बताया होगा। अब जैसे सेव पे क्लिक करो, कंट्रोलर में जाओ और ये अपसर्ट का दूसरा मेथड बना, क्या लिखेंगे HTTP कोड और लॉन्च, और यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट आगे बंद हो गया। अच्छा सब मैं पढ़ा होगा, पैसे के लिए करें अपसर्ट, और यहां पे क्या है, एम्प्लॉय मॉडल ठीक। पहले सिंपल इफ एम्प्लॉय नल, देन तो रिटर्न यहीं से कर दे क्या, HTTP नॉट फाउंड। अगर है तो फिर चेक करें मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है तो वो क्या करे, रिटर्न ड्यू। अभी हम पैसे लिखते हैं, हमें आता है, वो बाद में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ठीक करेंगे। अगर ये वैलिड नहीं है, जैसे क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, तो यही आएगा
रिटर्न व्यू उसी व्यू पे रहे। अगर ये वैलिड है तो फिर सेव होगा या अपडेट, वो किस पे डिपेंड होगा? एक एम्प्लॉय डॉट आईडी। अगर ये आईडी 0 है तो क्रिएट के केस में 0 होगा, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे कौन सा कोड? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड एम्प्लॉय। अगर 0 नहीं है तो हम कौन सा कोड लिखेंगे? अपडेट। बेसिकली ये दो काम करेगा, सेव भी और अपडेट। अब हमें पता अपडेट में हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, और जब मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट करवानी हो तो कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक बनता है। एक लाइन के लिए हम लोग नहीं, तो पहले फाइंड करेंगे वेयर एम्प्लॉई इन डीबी, और क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय डॉट आईडी। फाइंड किया जी। अगर है, अगर वो नहीं है, ठीक, क्या है? नल। देन रिटर्न http नॉट कॉम। ऐसे चांस कम है बट चेक हमने लगा दिया। अगर नल नहीं है तो आप क्या करोगे? अपडेट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डाटाबेस में चेंज करेगा, और राइट हैंड साइड वाला कहां से डेटा आएगा? व्यू। लाइन का मतलब जो इफ मॉडल स्टेट इज वेल, उसका मतलब उसका क्या काम है? क्या काम करती है? क्या काम करती है? में वो डाटाबेस में चेंज करेगा, राइट हैंड साइड में वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? व्यू से। कहां से आएगी? व्यू। नेम चेंज हो सकता है जी, एड्रेस चेंज हो सकता है, सैलरी भी अपडेट हो सकती है, और इसी तरह से डिपार्टमेंट आईडी ये भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आज एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कोई और, दूसरा तो चेंज हो सकता है। अकाउंट्स था सेल्स में चला गया, सेल्स था अकाउंट। ऐसे ही डेजिग्नेशन भी चेंज हो सकती है। सोचो, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर था, अब क्या बन जाएगा? टीम लीड बन सकता है। मुझे बताओ क्या एक मॉडल वाले का आपको होते नहीं तो इस तरह से। और यहां पे अगर आईडी 0 है तो ऐड करेगा, अगर 0 नहीं है तो ये अपडेट करेगा। दोनों में से एक कोड तो एट ए टाइम चलेगा ही। फिर लास्ट में आपने लिख देना सेव, और सेव होने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स। तो ये चीजें तो हमने काफी बार लिखी। पुराना कोड था, ये तो पुराना ही था, बस थोड़ा अपसर्ट की कहानी। अब ये कोड आपका क्रिएट का भी हो गया और अपडेट का भी। एक क्रिएट का भी हो गया, अपडेट हो सकता है इसमें कोई एरर हो आएगी, तब देखिए पहले क्यों सोचो। अब हम यहां ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो आपने नोटिस किया, इससे पहले हम जितनी भी प्रैक्टिस करते थे, क्रिएट का व्यू लग, क्रिएट का एक्शन लग, एडिट का व्यू लग, एडिट का एक्शन, तो हमें कितना कोड लिखना पड़ता था। अब ये काम एक
प्योर एक एक्शन से लो। अब ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया, अब टेस्ट करते हैं इसको कि कैसे काम एड न्यू एम्प्लॉय। ये देखो सेव पे क्लिक किया, वैलिडेशन क्लाइंट साइड काम एक सर्वर साइड भी चेक कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, सेटिंग्स, और यहां पे होगा कहीं डिसेबल जावा स्क्रिप्ट। कर दिया जी। इसका फायदा क्या? इसको रिफ्रेश किया और सेव पे क्लिक किया, सर्वर पे जाएगा, चला गया जी। और आप ये देखो यहां क्या आ रहा है, जहां स्ट्रिंग थी वहां नल आ गया, बाकी जगह जीरो आ गया। ठीक ना, आपने नल लिखा ना जीरो, बताइए क्यों आ रहा है? जो इनिशियलाइज किया नल नहीं है, सारा थोड़ी नल। वैलिड भी नीचे नहीं गया, और उसके बाद क्या हुआ, बाहर आ गया, और ये देखो कंटिन्यू, और इसने आपको एरर। ठीक, अब यहां पे ऑब्जेक्ट उसको मिला ही नहीं। ये देखो ऑब्जेक्ट, ये लिखा रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, यानी उसे एम्प्लॉय मिला ही नहीं। लो हम स्टडी कर लेते हैं। ये कहने का तो उसका ये है कि व्यू तो खाली है, और यहां पे लो मैंने ये पास क्या बताया, चलिए ठीक। अब देखते हैं एरर से सीखना। अभी हमने देखा एम्प्लॉइज, अब इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ध्यान से। और ये देखो क्लाइंट साइड पे तो कोई पंगा नहीं चल रहा है। अब मैंने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी, सेटिंग्स और डिसेबल जावा स्क्रिप्ट कर दिया जी। रिफ्रेश करो इसको और सेव पे क्लिक करो। सेम चीज ये देखो F10 पहले तो है ही नहीं डाटा, यहां गया, और उसके बाद यहां पे मैंने कंटिन्यू किया था आगे चेक करने, अब वो एरर नहीं आई। उसको क्या हुआ, वहां पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर ये सारी चीजों ने काम करना शुरू कर दिया। अब इसकी एरर आ गई कहां पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ये कह रहा है कि वैल्यू कैन नॉट बी नल पैरामीटर नेम आइटम। बेसिकली ये व्यू बैग नहीं इसको मिला, डाटा ही नहीं है। क्या नहीं मिला इसको, व्यू बैग। तो कहां से मिलेगा, क्योंकि हमने जो व्यू बैग बनाए हैं वो ऊपर वाले में बनाए हैं, उनका स्कोप नीचे वाले एक्शन में नहीं है। तो फिर यहां पे क्या करोगे, तो ये वाला जो कोड है, ठीक, तो यहां पे अगर ये वैलिड नहीं है तो यहां पे अब देखो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ये तो खैर चाहिए ही है। जो इसके ऊपर क्या लिख लो, वो क्योंकि वहां पे उस स्कोप में वो है ही नहीं। ये
अब मल्टीपल लाइन लिखनी थी, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा ली। अब तो चाहिए थी। आप देखो, आप इसे टेस्ट नहीं करते। अगर हम ठीक को टेस्ट करते वो तो चल ही जाना था। अगर ठीक हो रहा वो चलेगा। अब ये वाली टेस्टिंग नहीं करते, जावास्क्रिप्ट डिसेबल करके, तो मन में तो खुशी से ठीक ही चल रहा है। जिस बेचारे की कभी जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगी उसे पंगा पड़ेगा। ठीक, तो आपने पहले यहां एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास किया। इसका पास करने का फायदा ये हुआ कि सबसे ऊपर यहां पे वो मिलता है। फिर नहीं तो वो कह रहा था मॉडल है ही नहीं, ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। ठीक, तो ये एरर चली गई। और फिर जो ये व्यू बैक थे, पहले ये भी नहीं मिले, अब ये तो भी हमने है। दोबारा देखते हैं। इसे कहते हैं बच्चे टेस्टिंग। टेस्ट जरूर करना होता। हम एक बार मुझे आ गया तो पढ़ाया हुआ पहले। अब यहाँ सारे अंदर से टेस्ट नहीं करेंगे तो वक्त तो रह गया। एम्प्लॉई, ऐड न्यू एम्प्लॉई, क्लाइंट साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जावास्क्रिप्ट डिसेबल करो जी। इंस्पेक्ट, और यहां पे सेव पे क्लिक किया। F10 नल है तो क्या करें? ये देखो, इसके अंदर गया, व्यू बैक भी सेट हो गया, वैलिड नहीं है। और ये अब यहां से है तो इनवैलिड ही है, लेकिन जो एरर आ रहे थे वो एरर नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपके फिल हो गए ना। तो ये था। अब आप ठीक कोड डालेंगे। कौन सा? ठीक डेटा। तो ये आपका ब्लॉक तैयार है। अब ये मैंने यहां चेंज, अगर वैलिड नहीं है, वैलिड है तो ये नीचे वाला चल ही रहा है। एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत यहां एल्स लगाने की जरूरत है। इसको लगता है लगाना चाहिए, इसको लगता है नहीं लगाना चाहिए, लगाना है तो क्यों लगाना, नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। तो अच्छे सिनेरियो समझो। अगर वैलिड नहीं है तो इसके अंदर जाएगा, काम जाम करेगा। जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखती तो इसका नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। अगर ये वैलिड होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो इसके बाहर। एल्स लिख के एक लाइन क्यों लिखी? एक एक लाइन बचाओगे, पूरे कोड में कितनी लाइन जो है कंपाइलर से परेशान नहीं हो। एक तो अब आप लोग इसका सेव और अपडेट चलाते हैं। ठीक है जी, इसलिए हम यहीं फंस गए, इसको ठीक कर दो। एम्प्लॉइज, ऐड न्यू एम्प्लॉई। देखो, अगर ठीक डेटा डालते हो, लॉगिन नेम और एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेट। सेव पे क्लिक किया। आगे यहां पे खुद तो पानी पीने में उसको मत पीने। वैलिड है। इस समय आईडी क्या है?
0। ये देख लो रेट वाला केस है, आईडी क्या है 0, बाकी ठीक है। आगे F10 ऐड किया, उसके बाद सीधा सेव, सेव के बाद इंडेक्स, और ये देखो डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। इंडेक्स में लिखा है नहीं बोर्ड, चलो लिख देंगे। ऐड न्यू, पहले एक और ऐड कर लेते हैं। ठीक, यहां पे डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और सी, तो ये देखो हो गया जी सेव। और ये मेरे ख्याल से इंडेक्स का हमने व्यू तो बना दिया है, मेरे ख्याल एक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कहां पे आपका लिखा तो है, अच्छा नीचे लूप नहीं लगाया हो, ठीक है। तो हमारा ये था गो टू व्यू इंडेक्स पे के, हाँ टी हेड हमने लिखा था, और उसके नीचे क्या आएगा टी बॉडी। अब यहाँ पे ऊपर क्या है आई इन नंबर, पता ही है मॉडल में क्या आएगी बोलो, कलेक्शन, क्या आएगी कलेक्शन। तो यहाँ पे आप लूप चलाओगे कैसे, एट द रेट फॉर ईच, ये लो पता चल गया। इंडेक्स के व्यू पे जाओ, जहां टेबल बनाया था तो टी एड लिख दिया, टी बॉडी नहीं लिखा। यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा, और कहां से आएगा मॉडल, मॉडल में क्या है कलेक्शन है। अब यहाँ रो बनानी है, लेकिन आपको बताया हुआ डिलीट का बटन हम दूसरी टाइप का लगाते हैं, जिसमें मैसेज आता है वांट टू डिलीट। सबमिट का याद है, इसे प्रीवियस असाइनमेंट में किया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे याद करो, फॉर्म टैग, क्या लगाएंगे फॉर्म, याद किया, पिछले में कराया था नहीं, HTML डॉट begin form, और यहाँ पे हम डिलीट नाम का एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। और ये एक्शन हम कहाँ बनाएंगे, एम्प्लॉई कंट्रोलर में। और किसको डिलीट करना है, यहाँ पैरामीटर में पास करेंगे आईडी। क्या पास करेंगे आईडी, दो चीज कर ली, दोबारा करो उसको तभी तो पता चलेगा आईडी, और यहां आ जाएगा एम्प्लॉय डॉट आई। अब यूजिंग के आगे एट द रेट नहीं लगाया, तो जब आपने यहां ऊपर लगा दिया तो नीचे एट द रेट लगाने की जरूरत नहीं। और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, टीआर, टेबल और रो। ये फॉर्म टैग क्यों लगाया, क्योंकि इस बार डिलीट का जो बटन लगाना है वो सबमिट का लगाना है। कौन सा लगाना है, सबमिट का। तो जब पेज को आप सबमिट करते हो तो फॉर्म टैग के अंदर की इंफॉर्मेशन ही सबमिट होती है, याद है। यहां पे क्या है, हर एक रो पे, अब देखना ध्यान से, टीटी, ये दूसरी बार लिख रहे हैं ये वाला कोड, और सबसे पहले क्या आएगा, एम्प्लॉय डॉट नेम, और इसी तरह से नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस, एड्रेस के बाद सैलरी, सैलरी के बाद क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम। कैसे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, तो आपने नोटिस किया मैंने यहां लिखा हुआ इंक्लूड,
जो ज्वाइन का कंसेप्ट है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, @एम्प्लॉय में तो एम्प्लॉय मॉडल हो गया, डॉट डिपार्टमेंट मॉडल, और डिपार्टमेंट के अंदर है नेम। अब यहां तक तभी पहुंचा फॉर्म की बनी हुई थी, यहां तक तभी पहुंचा मैंने इंक्लूड स्टेटमेंट लिखी। ये चीज है याद रखने वाली। इसी तरह दूसरा @एम्प्लॉय में एम्प्लॉय मॉडल, और यहां पे और यहां पे हम अपने क्या लगाएंगे, बटन। कौन कौन से, एक एडिट का होगा, एक डिटेल का, और एक डिलीट। लिखा हुआ पहले सारा। क्या लिखोगे, ये समझाया ही लाइन याद रखने वाली। एम्प्लॉय में आपका एम्प्लॉय मॉडल आ गया, ये देखो यहाँ पे है ही एम्प्लॉय टाइप, नीचे लिखा है डॉट डिपार्टमेंट में पहुंच गई, और उसके अंदर है ये देखो नेम पे F12 प्रेस किया, ये आ गया। अगर आप लोग डिपार्टमेंट पे F12 प्रेस करोगे, यहां भी, और यहां से वो गया होगा इस डिपार्टमेंट में, और यहां से उठा लिया उसने। ये जो हमने इंक्लूड की कहानी लिख दी। और उसके बाद HTML डॉट बोलो एक्शन लिंक, ये HTML हेल्पर है। एडिट, और जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे, अपसर्ट। इस बार यही है, और इस अपसर्ट में हम क्या पास करेंगे, आईडी। किसको एडिट करना है, तो आईडी कैसे पास करते हो, न्यू आईडी, और लिख दिया आपने एम्प्लॉय डॉट आईडी। अगर इस पे बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करना है, आप चाहते बटन, कॉमा, न्यू और कर्ली ब्रैकेट @क्लास एक ptn हाइफन इन, तो ये आपका हो गया डिलीट, सॉरी एडिट का। इसी तरह से डिटेल का कौन सा बनेगा, डिटेल। सिलेक्टर क्या होते हैं, ये तो पुराने आ गया। एक और HTML हेल्पर कौन सा, @HTML डॉट एक्शन लिंक, और उसका नेम दे दिया डिटेल, कॉमा डिटेल, कॉमा न्यू कर्ली ब्रैकेट आईडी एम्प्लॉय डॉट आईडी। ये आपका फाइंड का कोड होता है। कौन सा कोड होता है ये, फाइंड। डिटेल चाहिए, और बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करना है, न्यू कर्ली ब्रैकेट @क्लास ptn हाइफन फ्रेंड, कुछ भी ऐसे दे दिया। और उसके बाद लास्ट है डिलीट का।
तो इस क्वेश्चन में भी नई चीजें पता चली थोड़ी। इसके बाद जो मेन लास्ट असाइनमेंट करवाऊंगा एमबीसी की, जिसमें कंट्री, स्टेट, सिटी रजिस्टर 4 टेबल करवाए हुए हैं, उसमें हम ड्रॉप डाउन, इसके अलावा चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इनमरेशन और नई चीजों पे थोड़ा सा काम करेंगे। और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग ASP.NET Core। ASP.NET Core उसमें हमारे 6-7 लेक्चर लगेंगे और फिर हम शुरू, नहीं तो हम सीधा वो शुरू कर सकते हैं प्रोजेक्ट। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट और क्लास कौन सी, BTN हाइफन डेंजर। अब इसके ऑन क्लिक पे क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट का एक कन्फर्म में बना हुआ है मैसेज, पॉपअप में मैसेज देता वांट टू डिलीट, ठीक। तो अभी हमें वो ही आता है, लेकिन आगे में आपको इससे बढ़िया होगा, हमारे पास स्वीट अलर्ट करके आता है, वो सारे वो ही यूज करते हैं, जावा, पाइथन, PHP.NET। ऑन क्लिक ये जो है ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, कौन, कंफर्म, ठीक। अगर ये ट्रू टर्न करेगा तो ये पेज को सबमिट करेगा, तभी बटन क्या है, सबमिट। बट याद रखना पूरे पेज को नहीं करता, जितना फॉर्म टैग लगा। तो इसमें फॉर्म टैग कितना लगा है, इतना। हर एक रो के लिए फॉर्म टैग लगा है, तो एक रो को ही सबमिट करें। और उसके बाद ऑन क्लिक यहां पे आप अपना मैसेज डिलीट डेटा क्वेश्चन मार्क, एक इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू डिलीट, क्लास एक करके देखोगे तो ये पूरा कोड आपका, तो ये सेम कोड आपने पहले वैसे लिखा हुआ, बताने की जरूरत, इससे पहले वाली असाइनमेंट में सब हमने लिखा। अभी कहता हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही चीजें याद आएंगी, ठीक। ये आगे 3 बटन, अब ध्यान से ये चल रहा है ऐड न्यू एम्प्लॉय, देख कोई भी एक नेम एंटर कर दो, 5000 सैलरी, ये मेरी बात है, 5000 सैलरी। और ये सेव अभी टेस्ट कर चुकी हैं इसको, ये देखो ऐड हो गया और सेव डेटा। अब आप क्लिक करो एडिट पे, किसी भी, मान लो इस एडिट पे क्लिक किया, इसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, डेजिग्नेशन प्रोग्राम है, एडिट पे क्लिक किया, नेम ठीक आ गया, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन ठीक आ रहा है। मान लो इसका नेम है दमन कुमार राणा और डिपार्टमेंट इसका ये नहीं, कंप्यूटर की जगह इसका तो है मार्केटिंग। अब अपडेट पे क्लिक करो, अपडेट होता है, अपडेट पे गए और यहाँ पे नोटिस करोगे, ये देखो आईडी आ गया 2 जो वेयर में था और बाकी इंफॉर्मेशन दमन कुमार राणा आ गया और बाकी सारी आ रही है, चेक कर लेना। वह नल है नहीं, वैलिड है यस, ये देखो। बट इस बार आईडी 0 नहीं है, 2 है, आईडी क्या था 2।
तो कहां जाएगा? एल्स में। और पहले उसको फाइंड किया, मिल गया होगा, और फिर वो इंफॉर्मेशन सारी व्यू से डाटाबेस में चेंज होगी, और उसके बाद सेव चेंजेस, और उसके बाद कहां जाएगा? इंडेक्स। तो ये कंटिन्यू कर दो। दमन कुमार राणा, और ये क्या कर दिया? मेरा जी, तो आपका क्रिएट का कोड भी काम कर रहा है और एडिट का। ठीक, तो अब आपको इस ब्रेक पॉइंट की जरूरत नहीं है। टेस्ट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट कोड कौन सा लिखेंगे? डिटेल। डिटेल में सिंपल कोड है कौन सा? फाइंड। ठीक, तो डिटेल पे क्लिक करो। तो यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या आएगा? डिटेल। क्या नेम है उसका? डिटेल्स, और उसमें एक पैरामीटर देखना है। ये तो इंडेक्स में जाओ, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, और डिटेल्स में आईडी जो है वो क्या उसका पैरामीटर है जिसकी डिटेल आपने देखनी है। तो ये वही है। अब आप इसे फाइंड करोगे। वेर वेरिएबल का नाम दे दिया एम्प्लॉय फ्रॉम टीबी, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट। अब मुझे क्या डिटेल डिस्प्ले करनी है? एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, सैलरी, और मुझे उसका डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए। मुझे डेजिग्नेशन का नेम भी चाहिए जो एम्प्लॉय मॉडल में नहीं है। तो क्या लिखूंगा? डॉट इंक्लूड। अगर नहीं चाहिए तो इंक्लूड लिखने की जरूरत नहीं, लिखा ऊपर देखा होगा आपने। और यहां पे ई डॉट क्या लिखोगे? डिपार्ट डॉट इंक्लूड। ये ज्वाइन के लिए होता है, अगर अपनी सिंपल याद रखिए। ई डॉट डेजिग्नेशन। फिर क्या लिखेंगे? अच्छे से एक बार आपको ये नीचे कर दिया। क्या लिखेंगे आगे? डॉट क्या लिखेंगे? क्यों लिखना? क्या लिखेंगे? फाइंड। टू लिस्ट तो बच्चे डिस्प्ले के लिए होता है। ये तो फाइंड का कोड है। तो मैंने फाइंड में क्या कहानी बताई थी? बोलो। लो जी, आई मेरा फाइंड। तो याद रखना, फाइंड जो है नॉन प्राइमरी की पे नहीं फाइंड करता पहली बार। चलो हमें तो प्राइमरी की पे फाइंड करना है। और मल्टीपल टेबल से जब ज्वाइन करके डाटा आएगा तब भी फाइंड काम नहीं करता। तो फिर हमको करना पड़ेगा फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो एक डिफरेंस और पता चल गया, फाइंड और डिफॉल्ट। सॉरी, फाइंड और फर्स्ट और डिफॉल्ट। यानी मल्टीपल टेबल से क्वेरी करके डाटा लाना है और फाइंड करना है, तो उस पे फाइंड काम नहीं करता। देन फर्स्ट और, यानी मल्टीपल टेबल के साथ फाइंड नहीं होता, फर्स्ट और डिफॉल्ट। बाकी वही ठीक। ई डॉट आईडी, और जो आईडी हम ऊपर पास करेंगे। तरीके आप डिफरेंस पर चल गए। फर्स्ट और डिफॉल्ट और फाइंड में क्या फर्क है? फाइंड से प्राइमरी की पे और सिंगल टेबल पे फाइंड करता है। फर्स्ट और डिफॉल्ट प्राइमरी की पे भी फाइंड कर देगा, नॉन प्राइमरी की पे भी, और मल्टीपल टेबल पे। इसलिए आपको फर्स्ट और डिफॉल्ट ज्यादा यूज हो, लेकिन दोनों पता हो तो अच्छी बात है। जैसे ऊपर देखा हमने फाइंड यूज किया, वहां फाइंड की रिक्वायरमेंट, वहां मल्टीपल टेबल की कोई कहानी नहीं।
बस। और उसके बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे, एम्प्लॉय फ्रॉम डीबी। अगर ये नल है देन रिटर्न HTTP नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न व्यू। और यहां पे डिटेल। अब हम इसका क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, व्यू। अरे ये पानी बनता है। तो वहां एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, सैलरी का, डिपार्टमेंट का नेम भी डिस्प्ले करेंगे, डेजिग्नेशन का नेम। तो राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और MVC फाइल। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिटेल। और वहां हम डिस्प्ले करेंगे। मैं यही चीज़ पूछ रहा था कि डिटेल्स डिलीट और एडिट का तो मेरा पेज नहीं बनता। हाँ एक। तो अब यहाँ पे ऊपर मॉडल ऐड करना है, पहले टेबल लगा के हम सिंपल डिस्प्ले करेंगे, कुछ उसमें खास है नहीं। वहीं से एडिट करना वैसे कर देंगे, वहीं से बैक टू लिस्ट करना वो कर लेंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे डिलीट का। तो ये देखोगे तो रन करके चेक कर, आप देख लो कोड सेव और फिर डिलीट फाइंड यू। तो यही तो चीजें हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इसी के आगे पीछे पूरी सिस्टम होती है। अब यूज कैसे करते हैं वो हम पता होना चाहिए। ये देखो डिटेल पे क्लिक किया तो आगे ये चीज क्या अब ये थोड़ा सा डिजाइन। तो डिटेल के व्यू पे गए, फोटो व्यू, और सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बोलो, मॉडल। नेम स्पेस दोगे, मॉडल डॉट एम्प्लॉय। ठीक, ये तो अब आपको व्यू बैक का पता चल गया क्या है ये। ठीक, लो। और यहाँ पे हेडिंग दे दिया आपने क्या, एम्प्लॉय डिटेल। पहले आएगा, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दो, टैक्स आइकन, फैमिली, टैक्स आइकन, सेंटर। बूस्टर को सीखता है आगे इसके बाद ठीक। डाटा। और यहाँ पे आपने नीचे टेबल में आउटपुट लेनी है। टेबल क्लास बूटस्ट्रैप की कौन सी यूज करते हैं पता ही है, हाथ पड़ चुकी होगी। टेबल हाइफन राइट, टेबल हाइफन ये ले, और TR टेबल हेडिंग, TR टेबल रो। अगर आप चाहते हो हेडिंग मॉडल से उठा ले तो क्या लिखोगे, लेवल 4 या डिस्प्ले नेम 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लो जी, अगर आपने स्टैटिक देने हैं तो वो तो हम लोग लिखते ही हैं। तो क्या आएगा, TH टेबल HTML डॉट लेवल 4 मॉडल में एम्प्लॉय किसका, नेम। बस अब आपको डिफरेंस पता है, मैंने एक एक करके बताया होता है ना, यही है। नेम के बाद क्या आएगा, एड्रेस। एड्रेस के बाद जो डाटा को शो नहीं करा, नेम एड्रेस, सैलरी। उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे, लेकिन उठाएगा डिपार्टमेंट का नेम ही डिपार्टमेंट लिखेगा, क्योंकि हमने ये चीज कहाँ लिखी है, मॉडल में डिस्प्ले नेम चेंज किया। नहीं याद आए तो डिपार्टमेंट आईडी पे F4 प्रेस करो और इसके ऊपर डिस्प्ले क्या लिखा हुआ, डिपार्टमेंट। कोई चीज है बच्चे समझ के लिखना है, कौन सी चीज कहां से कैसे रिएक्ट कर रही। अगली बार हो सकता है कुछ और तरीके से हो,
ये आपके हेडिंग आ गए और टी बॉडी में क्या आएगा, डेटा। ठीक, तो वैल्यू सीधी डिस्प्ले करनी नहीं, सिंपल, तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही रिकॉर्ड होगा। तो ये आपने कोड आता ही था। और @ मॉडल, तो ऊपर मॉडल ऐड है, नेम, सेम एड्रेस, इसका क्या काम होता है? सैलरी, और यहाँ पे दूसरे टेबल से मॉडल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट और उसके अंदर नेम। मॉडल वो है जो ऊपर ऐड हुआ, ऊपर जो ऐड हुआ दैट इज एम्प्लॉय, और यहाँ पे डेजिग्नेशन डॉट नेम। मॉडल है एम्प्लॉय और उसके अंदर डेजिग्नेशन इंक्लूड लिखा हुआ, ये इंक्लूड की वजह से सारा काम हुआ है। ठीक, अब यहां पे क्या लिखोगे, HTML डॉट एक्शन लिंक, क्या लिखोगे यहां पे पहले एडिट, और कहां जाना है एडिट के क्लिक में, अपसर्ट, और इसमें हम पास करेंगे आईडी, if इसको एडिट करना। क्या लिखोगे, आईडी और मॉडल डॉट आईडी, और इसके साथ या नीचे करना तो VR लगा लेना, ये लो। ठीक, और बैक टू लेस डॉट एक्शन लिंक, टेक्स्ट दे दिया क्या, बैक टू लेस, और कहां जाना है, इंडेक्स। फ्रेश करके नजर मार लो, फिर तो पता चल जाएगा सारा। ये एडिट आ गया और ये बैक टू ले, ये देखा ले रहे